नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो ममता बनर्जी की बात इस वक्त हम कर रहे हैं और उसके अलावा बात ममता बनर्जी के अलावा करेंगे हम प्रियंका गांधी कांग्रेस की भी बात करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश चुनाव की भी बात करेंगे। तो ममता बनर्जी से शुरुआत करते हैं और जो इस वक्त विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने के लिए बुरी तरह से लालायित दिख रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बाहर अपनी पैठ जमाने के लिए वो अब दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती हैं और इसके लिए कई विपक्षी नेताओं, कलाकारों और समाज के प्रभावशाली लोगों से लगातार मिल रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बस विपक्षी नेताओं, कलाकारों और समाज के प्रभावशाली लोगों से मिल लेने से ममता बनर्जी बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या इतना मात्र कर लेने से ममता बनर्जी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन सकती हैं? क्योंकि अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ही अप्रासंगिक करार दिया है, बताना शुरू कर दिया है। आप याद कीजिए कि कल मुंबई में शरद पवार से मुलाकात में ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में कोई यूपीए नाम की चीज नहीं है अब, जबकि देश इस बात का गवाह रहा है कि बीजेपी वाली एनडीए सरकार को कांग्रेस वाली यूपीए ने एक नहीं दो बार हराकर सत्ता हासिल की थी। 2004 में शाइनिंग इंडिया वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराकर कांग्रेस वाली यूपीए सत्ता पर काबिज हुई थी। अगर आज ममता बनर्जी की नजर में यूपीए कुछ है ही नहीं तो फिर इसकी चर्चा तो होगी ही। बहरहाल उनके बयान पर आज कांग्रेस के नेताओं ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है और यह बता दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस नेता किस तरह सड़क पर उतरकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस या राहुल गांधी को नीचा दिखलाकर अपने लिए कौन सा राजनीतिक फायदा खोज रही हैं? उनकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से? अगर बीजेपी के खिलाफ कोई विकल्प देश में बनाना है तो क्या ये कांग्रेस के बिना मुमकिन है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पे हम आज जाएंगे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 90% चुनाव नहीं जीते तो क्या अब चुनाव में जीत हार ही मायने रखते हैं? क्या लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चुनावी रणनीतियों से तय होगी? और कांग्रेस अगर इतनी ही कमजोर है तो फिर क्यों बीजेपी के निशाने पर या खुद टीएमसी के निशाने पर कांग्रेस है? यूपी में तो कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, अपनी मजबूती खोजने की कोशिश में, तलाश करने की कोशिश में या मजबूत बनने की कोशिश में लगी हुई है और प्रियंका गांधी इसे और मजबूत करने में लगी हुई हैं। आज मुरादाबाद की रैली इसका उदाहरण है। प्रियंका गांधी ने आज भावनात्मक कार्ड खेला है मुरादाबाद में। आज की रैली में उन्होंने मुरादाबाद के लोगों से माफी मांगी है। ये माफी इस बात को लेकर के थी कि वो बहुत दिनों बाद अपने ससुराल आई हैं और आप सब जानते ही हैं कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का शहर है और इसी शहर से रॉबर्ट वाड्रा के पिता बंटवारे के बाद आकर इस शहर में बसे थे और अपना कारोबार शुरू किया था। तो आज प्रियंका गांधी ने किस तरह एक बहू का फर्ज निभाया, क्या कहा मुरादाबाद के लोगों से, इसे आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस बात की चर्चा करना भी जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने निकली हैं या कांग्रेस को कमजोर करने? और कांग्रेस को कमजोर करने से क्या वो खुद बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगी? क्या है टीएमसी की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी है कांग्रेस? बीजेपी क्यों फिर से चल रही है धार्मिक कार्ड? इन सब पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि बीजेपी धार्मिक कार्ड की बात जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आता है, धार्मिक कार्ड तो चलना ही है। अब एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका कल एक बयान आया, ट्वीट आया उनका और उस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चुप्पी साध ली। ट्वीट था कि अयोध्या काशी जो है उसमें वो तो अभी शायद ऐसा ही कुछ ट्वीट अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि अयोध्या और काशी में मंदिर हम बना रहे हैं, लेकिन अब बाकी जो है वो मथुरा है। तो मथुरा का जिक्र यहां क्यों छेड़ा जा रहा है इस वक्त, ये भी समझना होगा। अयोध्या क्या कुछ दे जाएगा बीजेपी को इस चुनाव में, ये भी समझेंगे। राम मंदिर प्रमुख मुद्दा रहा है बीजेपी का, वो उसे कितना भुना पाएगी बीजेपी, ये भी समझेंगे। लेकिन आज प्रियंका गांधी जब मुरादाबाद में थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सबसे पहले सुनते हैं और उसके बाद सीधे अपने 4 प्रमुख मेहमानों के पास चलेंगे और उन लोगों से आपका परिचय करवाऊंगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा मुरादाबाद में।
आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूं कि नहीं? आपके शहर में मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपके पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो ये अभी आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी तमाम बातों को, तमाम पहलुओं को रख रही थी मुरादाबाद अपने ससुराल से पहली बार, और माफी मांगते हुए वहां के लोगों से कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूं और आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया होगा शायद, ये कहते हुए, और क्या नाता है मुरादाबाद से ये बताने की कोशिश, और सीधा मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की भी बात करेंगे और बातें ममता बनर्जी की भी करेंगे, बातें अखिलेश यादव की भी करेंगे और तमाम बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ खास साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और
सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दुबे जी के नाम को जरा ठीक कीजिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी और जयशंकर गुप्त जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र दुबे जी और जयशंकर गुप्त जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएं। अमलेंदु जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी की बात भी करेंगे, लेकिन चर्चा चूंकि कल से ममता बनर्जी की चल रही है और ममता बनर्जी जैसे जैसे बाहर पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के आ रही हैं, वैसे वैसे चर्चा में है, चर्चा के केंद्र में, खासकर जब वो दिल्ली पहुंच जाती हैं तो हो भी जाती हैं। लेकिन इस बार जब दिल्ली वो पहुंची थी, आप याद कीजिए तो कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई और इसके बाद मुंबई पहुंची हैं। मुंबई पहुंच करके उनकी मुलाकात एनसीपी लीडर से हुई है और भी कुछ दूसरे नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, रंगकर्मियों से भी मुलाकात उनकी हुई। लेकिन एक बयान उनका काफी सुर्खियों में आ गया और उसके बाद से आज कांग्रेस भी उस पर हमलावर नजर आई। सबसे पहले उनका बयान जो है वो यही है कि यूपीए नाम की, जब पत्रकार निकला, आपको याद होगा अमलेंदु जी, हमने दिखाया भी था कि जब यूपीए के बारे में पत्रकार ने पूछा तो ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि एक बार जल्दी से झट से जरा सुना दीजिए, रिकैप कीजिए कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था कल। हमने शारद जी के साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। मैं उद्धव का तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में मेरे को होटल में भेजा। उन लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। शारद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हूँ। शरद जी सबसे सीनियर नेता है, शरद जी यूपीए के सबसे को अलग रखे हो सकता है क्या? कांग्रेस को अलग रखे हो सकता है क्या देश भर? देखो शरद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। बहुत हमलावर नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। कल की ये बाइट है, कल शरद यादव को देख रहे थे आप और साथ साथ ममता बनर्जी, और शरद यादव से मुलाकात के बाद, माफ करें, शरद पवार से मुलाकात के बाद जो ये बयान दे रही थी ममता बनर्जी, उसमें एक जो लड़ते नहीं है उनके बारे में हम क्या करें, और दूसरी बात यूपीए के बारे में कुछ मत बोलिए, यूपीए नाम की चीज है ही नहीं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या कहेंगे? क्या हम विपक्ष में फूट देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में एक ऐसा गठबंधन हम देख रहे हैं जो कांग्रेस के अलावा हो, जिसमें कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं रहेगी? क्या कुछ देख रहे हैं इस बयान से आप? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बिना कांग्रेस के पहले गठबंधन नहीं बने हैं। बिना कांग्रेस के भी विपक्षी गठबंधन बने हैं, बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के बने हैं। और वामपंथी दलों की तो बड़े लंबे समय तक ये रणनीति रही कि हमको जो है गैर कांग्रेस गैर भाजपा अल्टरनेटिव बनाना है। तो ये तो ठीक है कि उन्होंने अल्टरनेटिव जो है बनाए हैं, मतलब पहले भी बने हैं, लेकिन बिना कांग्रेस या बिना भाजपा के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है। ये 70 सालों का इतिहास तो अभी तक का यही है कि अगर कोई गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बनेगी भी तो वो बिना कांग्रेस या बिना भाजपा के नहीं बन सकती। अभी तक का तो ये है। आगे आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के जो है वो कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा टाइप का कुछ इतना ताकतवर हो जाए कि वो सरकार बना लिया है, तो वो आने वाले समय में
हो सकता है आज की परिस्थिति में, तो मुझको तो नहीं लगता। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, तो मैं आपको सिर्फ एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा उतावली हैं, और क्यों उतावली है ये तो पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री का पद जो है वो तश्तरी में रखा हुआ है और वो मिलने ही वाला है उनको। जब एनडीए में हुआ करती थी तो लोकसभा में बहस हो रही थी और लालू यादव बोल रहे थे, तो एकदम से बीच में उसके खड़ी हुई और लालू जी ने कुछ कटाक्ष किया होगा ममता जी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने रेल मंत्री का पद नहीं मांगा है। तो लालू जी ने कहा नहीं मांगा था, उनका नहीं मांगा था, उनका पद नहीं मिलेगा, जाओ। तो ये इसी तरीके की बात है कि अब प्रधानमंत्री का पद जो है हमने नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा, जाओ। आप प्रधानमंत्री का पद नहीं मांग रही है तो क्यों घूम रही है फिर? तो ये जो घूम रही है ममता जी, अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष के लोगों को नहीं घूमना चाहिए, कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं। और मान लीजिए कोई मोर्चा बनता है, कांग्रेस के नेतृत्व में भी बनता है, तो ऐसा नहीं कि सारे विपक्षी दल उस मोर्चे में आ जाएंगे। तमाम जगहों पे बहुत से दलियों बाहर रहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी आ जाती तो बीएसपी बाहर रहेगी, तमिलनाडु में डीएमके है तो एआईएडीएमके बाहर रहेगी, ममता बनर्जी जहां से आती है वहां से ममता बनर्जी आ जाएंगी अगर उस मोर्चे में, तो लेफ्ट बाहर हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा तो हो जाएंगी। तो ऐसा तो होगा, लेकिन ये कह देना कि कोई यूपीए नहीं है और जो लड़ता नहीं है तो हम क्या करें, तो ममता बनर्जी लड़ रही हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी ने जो था वो समन भेजा था इनके भतीजे को, और चुनाव के बाद फिर आया था संबंध, भी हुए थे भतीजे उनके अभिषेक बनर्जी। जी हाँ जी। अमलेंदु जी आऊंगा, उन तमाम बातों पे भी आऊंगा, लेकिन ओपनिंग कमेंट जरा सबसे लेना चाहता हूं और खुल करके इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करता हूं प्रेम कुमार जी। और आपसे आपके पास सीधा आना चाहूंगा, ममता बनर्जी निकली तो हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए, और अभी हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जो बात कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन विधानसभा के चुनाव के समय ममता बनर्जी की एक चिट्ठी भी काफी चर्चा में बनी थी। आप याद कीजिए, तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो सोनिया गांधी का नाम था, लेकिन शायद अब वो नाम काट दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान कल आया है उस बयान से खासकर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस के कई नेता बाहर निकल के आए हैं अपने अपने बयानों के साथ में। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, आश्चर्यजनक ढंग से कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया है, और सदन में जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान भी आया है। तो अलग अलग लोगों के बयान कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के उस बयान पे, यूपीए वाले बयान और जो लड़ते नहीं है वाले बयान पे आया है। लेकिन आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं? क्या यहां पर विपक्षी एकता में सेंधमारी की गुंजाइश नजर आ रही है? और जो बातें कही जा रही हैं प्रेम कुमार जी की शायद ममता बनर्जी जो हैं वो बीजेपी का साथ देने के लिए ऐसा कर रही हैं, या प्रशांत किशोर जो उनके सिपा सालार हैं इस वक्त उनके हिसाब से चल करके और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ देखते हैं आप? हाँ, धन्यवाद राजीव जी। ये जो मसला आया है ममता बनर्जी के बयान का और उनके एक्शन का, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इस रूप में है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी लड़ रही थी तो वो फाइटर के रूप में दिख रही थी। यहां तक कि वामपंथी दल और कांग्रेस जैसे पार्टियां भी वहां उनको जीतते हुए देख करके खुश हो रही। ये हुआ और उसका सिला भी उनको भुगतना पड़ा। देखिए, आपको याद होगा उस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने अपने आप को समेट लिया था, रैलियां तक नहीं की थी। तो एक तरह से वो मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल का हुआ था। और जब जीत कर वो आई तो वही वो चिट्ठी जिसकी आपने याद दिलाई कि उसी चिट्ठी के हिसाब से उनको सूत्रधार के रूप में देश देखना चाहता था कि एक अपोजिशन को वो एकजुट कर सकती है। और जब जब वो दिल्ली आई, जब जब उनका दौरा हुआ, लोगों ने इसी रूप में देखा। लेकिन इस बार का जो दिल्ली दौरा हुआ था, तब जो उन्होंने झिझक कर बयान दिया था और खींच कर बयान दिया था कि सोनिया गांधी से क्या हर बार दिल्ली आने पर मिलना जरूरी है,
वो बयान, और फिर ये जो ताजा बयान आप दिखला रही हैं जिसमें कि वो यूपीए को ही नहीं मान रही हैं कि यूपीए जैसी कोई चीज नहीं, तो इसके बाद एक अलग किस्म की चर्चा शुरू होती है कि वो आशंका जो आपने बताई कि कहीं वो बीजेपी के लिए की मदद तो नहीं कर रही। देखिए, बीजेपी का वो की मदद कर रही है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मदद तो असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं करते बीजेपी की, लेकिन मदद हो जाती है उनके खड़ा होने से, बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो ये क्या प्रश्न को इस रूप में देखिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरह ये ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं चाहते हुए भी, बीजेपी का विरोध करते हुए भी बीजेपी का समर्थन कर बैठेंगी? क्या उनके चाल, उनके कदम जो है बीजेपी को समर्थन करने वाले साबित होंगे? ये जो विषय है उन तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय है जो अल्टरनेटिव बीजेपी का देखना चाहते हैं और उस हिसाब से लड़ाई को देखना चाहते हैं। तो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि बीजेपी के बगैर और कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात जो वो कह रहे थे थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्मृति वो हो रहा है, ओझल हो रहा है, क्योंकि जो सरकार बनी है केंद्र में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, उसमें हमने देखा है कि भाई इंद्र कुमार गुजराल रहे, एचडी देवगौड़ा रहे, ये सारे लोग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बगैर इनके समर्थन के बाहर से या किसी न किसी तरह का समर्थन रहा है, तो वो संभावना तो आगे भी बनी रहेगी कि कोई थर्ड फ्रंट लीड करे और उसको कांग्रेस या बीजेपी किसी के समर्थन की आवश्यकता हो तो सरकार तो बन सकती है। लेकिन यहां पर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो वो शरद पवार के पास मिलने गई, देखिए शरद पवार जिन्होंने कि कभी सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के नाम पर पार्टी तोड़ी थी, पार्टी छोड़ी थी, वो शरद पवार अपनी बातों को इतिहास बता चुके हैं, उससे पलट चुके हैं और कह चुके हैं कि वो खुद भी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की अभी स्थिति को नहीं देखते, चूंकि उनकी पार्टी का जो लोकतंत्र में संख्या गणित का जो दम होता है वो है नहीं और होता हुआ भी नहीं दिखता है। ऐसी बात उन्होंने लगातार कही है। अब देखिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ उसको मैं नए रूप में देखता हूं कि वहां जो चुनाव हुआ था वास्तव में वो गैर बीजेपीवाद जो है, गैर बीजेपीवाद की जीत नहीं थी, उसे मैं गैर कांग्रेसवाद की जीत मानता हूं, जिसमें खुद कांग्रेस ने भी योगदान कर दिया। इसलिए कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है वैसी राजनीति देश में कोई नहीं करता। क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद ने किया? नहीं, कांग्रेस को साथ लेकर के ही उन्होंने आंदोलन किया, राजनीति की या जो भी चुनावी रणनीति बनाई। इवन अखिलेश यादव ने नहीं किया, दक्षिणपंथी उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, किसी ने भी कांग्रेस को छोड़ करके, यानी बीजेपी की जो मंशा होती है कांग्रेस मुक्त भारत, उस तरह की सोच के साथ सियासत नहीं। तो जब ये बात स्पष्ट है, खुद ममता बनर्जी भी अब तक नहीं करती रहना चाहती थी क्योंकि उन्होंने चिट्ठी में सबसे पहले सोनिया गांधी का नाम लिखा था। तो अब मगर बंगाल के जो चुनाव नतीजे थे वो ये बताते थे कि ये गैर भाजपावाद की नहीं, गैर कांग्रेसवाद की जीत है। दूसरे जगह के चुनाव नतीजों में ऐसा नहीं था, ये मेरा मानना है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जो कह रही है उनको के फॉलोअर्स नहीं है, कि उनकी सोच वाले लोग नहीं है, उनके सोच वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और अधिक एक्टिव हो, कांग्रेस और अधिक जोर के साथ में राजनीति करते दिखे, कांग्रेस के भीतर जो संगठनात्मक अध्यक्ष का मसला है वो हल हो, जो G23 है वो हल हो, इन सारे मोर्चों पर कांग्रेस जूझते हुए सफल हो, और नहीं तो वो रास्ता बनाए गैर कांग्रेस लोगों के लिए। ऐसी चाहत रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और मैं उस चाहत को दोष नहीं देता। इसमें अगर लीड करना है, अब जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर गाइड कर रहे हैं ममता बनर्जी को, तो उनको तो कांग्रेस ने भी ट्राई किया अपने यहाँ। वो अलग बात है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार देश को चलाएगा, राजनेताओं को चलाएगा, कि राजनेता रणनीतिकार के हिसाब से चलेंगे। ये महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है। छोटे मोटे दल तो रणनीतिकार के हिसाब से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो रणनीतिकार के हिसाब से बने और बाद में रणनीतिकार को धकेल दिया। वो पॉलिसी चलेगी
के सीधे सीधे नेता का नेतृत्व चलेगा। ये बात है, कांग्रेस के भीतर इस बात की का अंतर्द्वंद है। प्रशांत किशोर को बुलाते भी हैं, भगाते भी हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते। तो अब प्रशांत किशोर भी अलग राह पकड़ चुके हैं, उनको भी अब बीजेपी से भी बड़ा दुश्मन कांग्रेस नजर आने लगता है। बंगाल चुनाव के समय में प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो स्टेटमेंट खुद ममता बनर्जी के लिए नुकसान करने वाला था। आप बाद में प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट को देख लीजिए, वो खुद बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। तो प्रशांत किशोर क्या है भाई? ये रणनीतिकार हैं, ये रणनीति विपक्ष के लिए बना रहे कि बीजेपी के लिए बना रहे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राह तो लेनी पड़ेगी नेताओं को जी, पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सुरेंद्र दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। और लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता के करियर में, लेकिन यहां हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में, जब अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें, ममता बनर्जी के शासनकाल की बात करें, तो 10 साल में वेस्ट बंगाल में जिस कदर बीजेपी मजबूत हुई है, आज 70 से ज्यादा सीटें, 77 सीटें लाने वाली पार्टी विधानसभा में हो गई। तो ये मजबूती भी तो ममता बनर्जी के शासनकाल में ही आई है, न कि वामपंथियों का जो शासन था तब, या उससे पहले कांग्रेस के समय तो खैर बीजेपी नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन फिर भी कहूंगा कि 10 साल में बीजेपी वहां मजबूत हुई है। एक जो शक की सुई, ये मेरी तरफ से नहीं, जो जनता बात कर रही है उसके हिसाब से कह रहा हूं, यहां रख रहा हूं कि ममता बनर्जी के जो क्रियाकलाप हैं, जिस प्रकार ममता बनर्जी मिल रही हैं, मिलना जुलना, एक्टिव मोड में आना और आकर के विपक्षी एकता को मजबूत करना, ये सब तो ठीक है। लेकिन जहां बात आती है कि हमको, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं ये फासिस्ट पार्टी है, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जो लड़ेगा नहीं उसकी बात क्या करें हम। क्या सचमुच कांग्रेस पिछले 2, 3, 4, 5 साल से लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है? एक पत्रकार होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात ये, क्योंकि मीडिया में कहां क्या चल रहा है और कौन क्या दिखा रहा है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं दुबे जी, लेकिन फिर भी ये समझना, हम और आप सब मिलकर के समझें कि कौन सी पार्टी यहां लड़ रही है। अगर सीधा कहा जा रहा है कि नहीं लड़ रही है, तो ये तो एक चिंताजनक बात तो है ही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, और अगर वो ना लड़े, ना दिखे, तो इसका मतलब है कि देश में विपक्ष नाम की चीज नहीं है। और ममता बनर्जी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही हैं, विपक्षी एकता को मजबूत कर रही है, जो पार्टी नहीं लड़ रही है उसको बाहर कर रही है। देखिए राजीव जी, आपने एक बड़ा कठिन सवाल बड़े सरल ढंग से पूछ लिया है, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। ये ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि कांग्रेस उनकी शर्तों पर अपोजिशन यूनिटी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए नहीं आना चाहती। आप उनकी पॉलिटिक्स समझिए, बहुत एम्बिशियस लेडी है, कहां कांग्रेस पे थी, कैसे तोड़ा, और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी कर लेती है बीजेपी की तरह। तो उनके मन में जो भरोसा हुआ है, और ये भरोसा किसी भी के लिए भी स्वाभाविक है कि मैं लड़ करके नंबर 1 कुर्सी पर क्यों न पहुंच जाऊं, और ये हर पॉलिटिशियन का सपना होना भी चाहिए। और मुझे लगता है अगर संख्या और बल मिल जाए तो हो सकता है वो बन जाए, और हो सकता है अच्छी प्रधानमंत्री साबित हो, क्योंकि है तो वो भी एक धोती पहनने और फटी चप्पल की वाली, तो उनका कोई भी आप बिगाड़ नहीं सकते कुछ। लेकिन पिछली बार जब वो आई थी तो उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस कुछ तेजी से आगे बढ़ेगी और ममता को कहेगी कि भाई यू डू, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस की दिक्कत है कि वो अपनी पार्टी में कुछ नहीं कर पा रही है, उसकी अपनी समस्या ये है। और देखिए, कांग्रेस का कुछ भी हो जाए, उनका स्टाइल यही रहेगा, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप पूरा देख लीजिए, इधर वो डिसेंट पॉलिटिक्स करेंगे। वो मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद और जो तीसरे मनीष जी आ गए,
जो लोग चुनाव के समय किताब निकालते हैं और अपनी ही पार्टी का बैंड बजा देते, सबको बर्दाश्त भी करेगी। ये और कोई पार्टी नहीं कर सकती, चाहे जितना नुकसान हो जाए। तो जब मैं कांग्रेस के नेताओं से कहते तो कहते हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हम लोगों का दृष्टिकोण यह है कि पुराने समय के हैं ये लोग, इन्हें कुछ ना कहो। ये एक अंदाज है उसमें, वरना तीनों ने जो बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस का इस दौर में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब एक चौथे पीके आ गए हैं, जिनको ये गलतफहमी हो गई कि हम चुनाव जिताते थे, वह हम खुद क्यों नहीं बन सकते। और इस समय उनकी यही एक समस्या है। बिहार में तो देखिए उनको नीतीश ने उपाध्यक्ष बना भी दिया, भाई इससे ज्यादा आपको क्या कर सकते थे, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दे दिया। लेकिन अगर आपकी लालसा ये है कि नीतीश कुमार खुद हट जाएंगे और कहेंगे पीके तो हमसे काबिल आकर बन जाओ मुख्यमंत्री, वो तो होगा नहीं नीतीश से कहेंगे कि नहीं तो हमसे भी ज्यादा काबिल हो तो चलो तुमको प्रधानमंत्री के रूप में हम प्रोजेक्ट करते, हम तुम्हारा बैंड बजाएंगे, ये भी नहीं होगा। देखिए कभी कभी सफलताएं आदमी के अंदर तमाम तरह की गलतफहमियां पैदा कर देती। पीके क्या है? पीके के बारे में हमारा एक असेसमेंट है कि वो एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है और वो अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने एनालिसिस का एक बिजनेस करते हैं, जिसके लिए लोग कंपनी बना रखी है, उसका पैसा लेते हैं। अगर इतना ही सरल है, ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी उनकी वजह जीत गई ना, ममता बनर्जी जिस एग्रेसिव उसमें जीती और जिस घटिया ढंग से नरेंद्र मोदी ने उनको कहा ओ दीदी खेल वहां हो गया। तो राजनीति में कहां आप गलती कर जाते पता नहीं चलता ना। तो मुझे लगता है कि इस सब के पीछे पीके का दिमाग काम कर। आपको याद होगा इसके पहले लगातार खबर आई कि पीके कांग्रेस में कोई जगह तलाश रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में ऑलरेडी जगह तलाशने वाले इतने हैं और पीके को 2-3 बार देख चुका लगातार। अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा कि मुलायम सिंह लाख नहीं चाहते थे, यूपी के 2 लड़के आगे आए और उन दोनों लड़कों ने कांग्रेस का बट्टाधार कर दिया। और ममता भी जानती है, देखिए बगैर कांग्रेस के इस समय लेफ्ट तो कहीं है नहीं, तो कांग्रेस की भूमिका अलग है। जनता पार्टी, जनता दल, उधर की भी नहीं, साउथ की कुछ पार्टियां अलग मान लीजिए, तो कोई नेशनल इंपैक्ट वाली कोई पार्टी नहीं। तो आपको हराना है राष्ट्रीय पार्टी को, तो जाहिर राष्ट्रीय पार्टी 60 नेता तो आप चाहे जिसको सौंप दे। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये ममता बनर्जी की एक चाल है कांग्रेस पर दबाव बनाने की। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ममता बनर्जी बहुत जल्दी बयान से पलटती और बिल्कुल 360 डिग्री कब क्या कर देगी किसी को पता नहीं चलता। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो अगली बार जब आएंगी दिल्ली में तो उनका बयान कुछ और होगा। अब इससे शरद पवार की भूमिका थोड़ा 1 मिनट बता देते हैं। शरद पवार की भी विश्वसनीयता बहुत अच्छी नहीं है। वो प्रधानमंत्री से भी संबंध बनाए हुए हैं, उनके सोनिया गांधी से भी संबंध है, वो उनको अपने भतीजे अजित पवार को भी बचाना है और ये खुद उन्होंने मान लिया कि हम अब नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। ये ठीक है, उतना उनका बेस नहीं है, लेकिन वो भीष्म पितामह बने रहना चाहते हैं कि लोग हमारे पास आते रहें, हमसे पूछते रहें कि दादा क्या करना चाहिए। इस भूमिका में वो रहना चाहते हैं, तो वो भी कोई बयानबाजी कर सकते। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी अभी अपने स्टैंड को बदलेंगी और प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, उनमें होना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग उनमें देख रहे हैं ये गुण कि हाँ भाई ये महिला आगे जा सकती है, तो उससे ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई बीजेपी के साथ मिल गए हैं या कांग्रेस का समूल नाश कर रहे। अरे कांग्रेस अपना नाश खुद ही नहीं कर पा रही, उसके लिए उनको ममता बनर्जी की जरूरत थोड़ी, वो लोग खुद है अपना नाश करने के लिए। जी
जी बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर जो 3-4 नाम अभी आप गिना भी रहे थे, जिसमें मनीष तिवारी जी सबसे लेटेस्ट वर्जन में है, अपनी किताब के कारण चर्चा में है। मणिशंकर अय्यर की बात आप जानते हैं। सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर किताब इस वक्त आना, अयोध्या नाम लेना बीजेपी के लिए कितना खुशगवार होता है और विपक्षी दलों के लिए कितना नागवार होता है, ये सब जानते हैं। वो भी चुनाव के वक्त, जब बीजेपी बिल्कुल कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी ढंग से अयोध्या नाम को सामने रखा जाए, हिंदुत्व को सामने लाया जाए, राम मंदिर को सामने लाया जाए, और उस वहां से शुरुआत हो चुकी है, अयोध्या से काशी और काशी से मथुरा, ये बात चल रही है। तो वहां पर अगर अयोध्या नाम की किताब आ जाए तो क्या कहेंगे? तो यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी की, चाहे ये तीनों नेता हों, यानी कि मणिशंकर अय्यर जी हों, चाहे मनीष तिवारी जी हों, चाहे सलमान खुर्शीद हों, या कपिल सिब्बल हों, चाहे अभी आज ही एक बयान और पढ़ रहा था, कश्मीर से बयान आया है कि कांग्रेस न 300 सीटें लेकर आ पाएगी और न 370 को खत्म कर पाएगी। गुलाम नबी आजाद का ये बयान है आज का। तो अपने ही लोग जब लगे हुए हैं पूरा का पूरा नीचे जड़ों को कमजोर करने में, तो दूसरों की जरूरत क्या है, ये बात कह रहे हैं खासकर लब्बो लुबाब यही है सुरेंद्र दुबे जी का, कि यहां पर ममता बनर्जी कुछ करें ना करें, ममता बनर्जी कल को पलट भी जाएंगी। ममता बनर्जी अपने बयान जो है वो फिर से हो सकता है कि दिल्ली आए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात भी करें और उनको आकर के आने वाले समय में ऑफर भी दें, कुछ और करने की कोशिश करें। लेकिन ये ललकार जो है, जिस ललकार की बात हम कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी कल मुंबई में कर रही थी, वो क्या मायने रखता है? क्या वो ललकार सोई हुई कांग्रेस को जगाने के लिए है? क्या वो ललकार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए है? क्या वो ललकार इस वक्त बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है? क्या वो ललकार जो ममता बनर्जी की है वो खुद को दूसरे राज्यों में, यानी कि टीएमसी को दूसरे राज्यों में एस्टेब्लिश करने के लिए है? क्या टीएमसी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए है? सवाल कई हैं। इन सवालों के साथ जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। ममता बनर्जी की बात हम कर रहे हैं, आप तीनों हमारे साथियों के जो वक्तव्य हैं, बयान हैं, आप सुने, इनकी समीक्षा आपने सुन लिया, विश्लेषण सुन लिया आपने। आप क्या कहेंगे ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम पर? आपकी भी नजर है टिकी हुई और लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? और प्रशांत किशोर को कहां पाते हैं? बहुत अच्छे ढंग से प्रेम कुमार जी ने भी, सुरेंद्र दुबे जी ने भी प्रशांत किशोर की समीक्षा भी की है, और साथ में ममता बनर्जी जो हैं, उनका क्या कोई तार उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जोड़ रहा है? राजीव जी, इतना विशद विषय बना दिया है आपने, और जटिल भी है। देखिए, ममता बनर्जी जब हमको लगता है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब से ही उनमें राष्ट्रीय राजनीति में आने और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षाएं जगने लगी थी। हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में भी एक मथुरा से कोई विधायक थे, शायद उनकी पार्टी में हो गए थे, जीते थे आज या हुए थे। दिल्ली में भी उन्होंने रैलियां की थी। एक केडी सिंह थे, उनको राज्यसभा में भेजा था, और वो केडी सिंह घूम घूम करके, वो दवा के बहुत बड़े व्यापारी थे, होटलियर भी थे, तो वो घूम घूम करके कई राज्यों में जाकर के ममता जी के लिए संपर्क साध रहे थे। हालांकि अभी पता नहीं, शायद वो जेल में है, कहाँ है पता नहीं है। तो उसके बाद से जब ये पश्चिम बंगाल का इस बार चुनाव हो रहा था, तो जब उन्होंने कहा कि अगला चुनाव में बनारस से लड़ूंगी, तो एक तरह का मैसेज दिया था कि साहब हम अब अगली बार जो है हम राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री का मुकाबला करें। तो ठीक बात है, राजनीति में है, महत्वाकांक्षाएं होना बुरी बात नहीं है। और खास तौर से जब से एच.डी. देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए थे, 40 सांसदों की पार्टी थी जनता दल, उसके भरोसे वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद से बहुत सारे जो क्षत्रप हैं, क्षत्रिय दलों के नेता हैं, सत्तारूढ़ नेता हैं, उनके मन में ये भावनाएं पुष्पित पल्लवित होने लग गई कि साहब हम अगर 30-40 एमपी साथ में अपने ले आते हैं तो बाकी लोगों का सपोर्ट लेकर के हम सरकार बना सकते हैं। फर्क वहां पे और है। फर्क ये है कि देवेगौड़ा साहब ने जब सरकार बनाई थी तो उनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, लेफ्ट तो उनके साथ था ही था। ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं। ममता बनर्जी की रणनीति थोड़ी अलग लग रही है। उनकी रणनीति एक तो यह है कि कांग्रेस को कमजोर करो और कांग्रेस के नेताओं में एहसास भरो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को
नैया की, कांग्रेस की नैया को पार नहीं लगा सकते, ताकि कांग्रेस में लोग जो हैं वो भगदड़ मचे और वो लोग हमारे ठिकाने आए। क्योंकि शरद पवार की उम्र और उनका स्वास्थ्य दोनों इस बात की गवाही नहीं दे पा रहे हैं कि वो नेतृत्व कर सकते हैं कांग्रेस में, किसी अगर विघटन होता है या टूट होती है तो ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है। अच्छा, अभी चूंकि ममता बनर्जी सत्तारूढ़ है, उनकी अपनी पार्टी की अकेली नेता है वो, तो कुछ देने की स्थिति में भी है। जैसे अभी सुष्मिता देव को तोड़ करके उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, उसी तरह से और लोग जो कांग्रेस में तो सत्ता के लोग हैं ना, सत्तारूढ़ पार्टी रही है लगातार, तो बिना सत्ता के बेचैन हो जाते हैं, बहुत लंबा वो चल नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि राज्यसभा में होना चाहिए, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सुविधाएं सारी होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं तो ममता बनर्जी दे सकती हैं, तो ये लोग हो सकता है जाए, उनकी निगाह उन पर भी टिकी है जो कांग्रेस 23 है, जो ग्रुप 23 है, कि उन नेताओं में से भी अधिकतर लोग अगर निकाले जाते हैं या निकलते हैं तो और कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास जाएंगे। कुछ तो भाजपा में भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी हमारे साथ आएंगे, तो वो एक ताना बाना बढ़ाएंगे कि कांग्रेस को कमजोर करके कांग्रेस के लोगों को अपने में शामिल करें। इसके अलावे जैसे आप यूपी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ किया कि हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में हमको लगता है कि वो अखिलेश यादव को अपना समर्थन देंगे। समर्थन देने के साथ ही ये सुनिश्चित करेंगी कि जब कभी केंद्र में कोई बात आएगी तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि अखिलेश यादव 80 सांसदों की पार्टी है, मतलब वाले प्रदेश के नेता हैं। अगर वहां से अगर उनकी सरकार बन जाती है और तो हो सकता है कि उनमें भी इस तरह की महत्वाकांक्षा फले फूले, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इस चुनाव में मेरा ये मानना है कि हम ममता बनर्जी अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। इसी तरह से अब उनकी जैसे बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग टूट गया है, तो उनकी निगाह में तेजस्वी यादव को साथ मिलाने की होगी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, अभी हालांकि सबसे भरोसेमंद एलाइज रहे हैं लालू यादव कांग्रेस के और सोनिया गांधी के, लेकिन जिस तरह से बिहार में अभी हुआ है घटनाक्रम उपचुनावों को लेकर के, उसको देख करके लगता है कि अब आरजेडी और कांग्रेस का बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएगा। तो हो सकता है कि उनको भी साथ ले लें। वो उड़ीसा में है, नवीन पटनायक हैं। महाराष्ट्र में तो उन्होंने बता ही दिया कि एनसीपी और शिवसेना को साथ में रख करके वो उनका अपना ताना बाना बनाएंगी। आंध्र में और तेलंगाना में है वो रेड्डी, वहां पे है आंध्र में जो है जगनमोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन, और यहाँ पे है केसी राव है। तो इन लोगों को साथ में रखेंगे। फिर उनकी कोशिश ये भी होगी कि तमिलनाडु में भी जो है वो स्टालिन जो है उनके खेमे में आ जाए, कुछ इस तरह की बात करें। अभी कितना सफल होंगे कितना नहीं होगी एक अलग बात है। दूसरी बात राजीव जी, जो हाँ बंबई में उन्होंने कहा, मुंबई में यूपीए कहा है, कौन है यूपीए? देखिए उसमें ये बात तो हम लोग भी कई बार इस मंच पे कहते रहे कि एनडीए के बारे में हम लोग सवाल उठाते हैं कि एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा उसका कोई ढांचा नहीं। यूपीए में भी यही बात हम देखते हुए आ रहे हैं कि सोनिया गांधी है उसकी यूपीए की चेयरपर्सन, लेकिन यूपीए का कोई ताना बाना, कोई संगठन कहीं से कुछ दिखता तो है नहीं। क्या कर रहा है यूपीए, क्या नहीं कर रहा है? कांग्रेस की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस व्यामोह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मतलब एक ऐसी उलझनपूर्ण स्थिति उसके सामने बन गई है कि भाई सीधी सी बात है कि जब ममता बनर्जी एग्रेसिव होकर के कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही? पश्चिम बंगाल में आप क्या कर रहे हैं? न तो आप खुल करके उनके साथ आ रहे हैं, ना उनके खुल करके विरोध में आ रहे हैं। या तो राज्य स्तर पे आप भी शुरू कर दीजिए अपना, भाई हम बीजेपी से भी लड़ेंगे और राज्य की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके गलत कामों का भी विरोध करेंगे। लेफ्ट आपके साथ है, आंदोलन करने की उनमें कुवत और क्षमता तो है, चुनाव जीतने की भले ना हो, तो वो भी आप नहीं कर रहे। आप मतलब एकदम वो मंडूक वाली स्थिति बन के पड़ी हुई है, कहीं का कहीं कुछ भी आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए कि मेघालय में मुकुल संगमा आए थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबसे मिलके गए थे, लगा था कि वहां का संकट टल गया, लेकिन वो भेंट मुलाकात हुई और उसके बाद ये लोग सो से गए और पता लगा कि मुकुल संगमा अकेले नहीं बल्कि 12 एमएलए लेकर के टीएमसी में चले गए। इस तरह की जो कोशिशें हो रही है, कांग्रेस आला कमान सो काल जो भी है उसकी निगाह अपने ही लोगों पर नहीं है कि उनके कौन नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उनको क्या कैसे साथ में रखा जा सकता है। संघर्ष की बात देखिए, जैसे ये कर रही है ममता कर रही है कि जो कोई लड़ता नहीं है तो उसके साथ क्या करेगा। लड़ते हुए तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि वो फिलोसॉफिकल अंदाज में लड़ रहे हैं,
फिलासफर के टाइप में बोलते हैं, सही बातें बोलते हैं, लेकिन उनके पास उनका संगठन या नेताओं का कोई भी हुजूम जो है उनके साथ नहीं चलता है। प्रियंका गांधी घूम रही है, रैलियां कर रही है, भीड़ हो रही है, ठीक बात है, लेकिन वो हवा हवाई हो जा रहा है, उसमें उसका कहीं जमीन पे चूंकि कोई संगठन आपने खड़ा नहीं किया, उस ढंग से बनाया नहीं, पार्टी को खड़ा ही नहीं किया है, तो उसका कोई उस ढंग से असर नहीं होता है। लेकिन ममता ने क्या किया है भाई? आप जिस राजनीति की बात आप कर रही हैं, तो आपके सेकुलर क्रेडेंशियल तो शुरू से डाउटफुल रहे हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार साझा की, उसमें आप शामिल रही, मंत्री रहे, रेल मंत्री रही हैं, तो आपका वो तो नहीं है, आप तो आरएसएस के द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है ना, तो सेकुलर क्रेडेंशियल तो आपका भी नहीं है। तो दूसरा ये भी है कि ममता बनर्जी को या किसी और नेता को जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में उभर करके आने का ख्वाब देख रहा है, उसको ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि देश में कांग्रेस जितनी भी दुर्गति की शिकार हो गई हो, जितनी दुरावस्था में भी हो, 200 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं, कम से कम 200-250 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है। या तो वहां की पूरी इकाई आपके साथ समाहित हो जाए, पार्टी में शामिल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वहां क्या करेंगे आप? तो कांग्रेस को कमजोर करके या कांग्रेस को या उसके नेतृत्व को नाखुश करके कोई अगर ये सोचे कि हम सरकार बना लेंगे केंद्र में, तो उसका मुगालता है, उसका दिवा सपना है, दिन में सपने देखने वाली बात हो सकती है। हाँ, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है तो आप मिलजुल करके सबको साथ लेकर के चलिए, तो फिर आपको कांग्रेस में के घर में सेंध नहीं लगानी होगी, सेंध लगानी है तो बीजेपी में लगाइए। अगर आपके पास इतना ही पौरुष, इतना ही ताकत है, पैसा है, प्रभाव है, सब कुछ है, तो आप वो सब काम करिए या संघर्ष करके ऐसा माहौल बनाइए कि लोग आपके साथ जुड़े। एक समन्वय आप बनाइए ना, कम से कम आप करके कुछ करिए, तो ये जरूरी है। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करके अगर आप सोच रही होंगी कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाएंगे या हमारी पार्टी जो है वो कांग्रेस के लोगों को लेकर के आ जाएगी, देखिए कांग्रेस का जो भी है, आधार तत्व तो अभी भी नेहरू गांधी परिवार के साथ ही है, तो उसको आप अलग थलग करके तो अभी की तारीख में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारे आयाम हैं आपके इस जवाब में, इस विश्लेषण में, जिस पर चर्चा कई बार आने वाले समय में भी करेंगे। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज ही प्रियंका गांधी, सबसे शुरुआत में हमने प्रियंका गांधी के मुरादाबाद की रैली की शुरुआत, जो शुरुआती भाषण है वो हम दिखा रहे थे अभी, आपने भी शायद देखा होगा, और उस भाषण में यही कि प्रियंका गांधी थोड़ा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, गांव-गांव में प्रचारित तो हो चुका है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में। और ये कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो लिख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि क्या कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुमकिन है। बात 2022 की और बात 2024 की पैरेलली चल रही है। जब भी चर्चाएं हो रही हैं, आप देखिए तो 2022 में जो जीतेगा उसके लिए 2024 थोड़ा आसान होगा कहा जा रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव तो इसी हिसाब से बीजेपी लड़ भी रही है। कांग्रेस अभी कहां दिखाई देती है? प्रियंका गांधी कितनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं? कांग्रेस की पूरी रणनीतियां जो चल रही हैं, और जिसमें बहुत सारी बातें हमारे आपने भी कही, सुरेंद्र दुबे जी ने भी कही, और जयशंकर जी और अमलेंदु जी ने भी कही कि जो बातें यहां कांग्रेस की निकल के आ रही हैं, उसमें कांग्रेस के खेमे में ही कांग्रेस के लोग ही हैं जो कांग्रेस को कमजोर भी करते हैं। लेकिन जब बात सिर्फ और सिर्फ निकल करके, और एक महत्वपूर्ण बात जो जयशंकर जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनसे दूरियां अगर बनेंगी तो कांग्रेस में जो एक बिखराव आएगा, उस बिखराव को समेटने के लिए, अपनी झोली में डालने के लिए ममता बनर्जी जैसी बहुत सारी पार्टियां यहां खड़ी बैठी हैं। इस हिसाब से भी जरा समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की। देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 6% वोट वाली पार्टी रही है। अब उसमें सुधार के लिए प्रयास कर, और सारा दारोमदार प्रियंका गांधी पर है कि वो पार्टी को ऊपर ले जाए। उन्होंने एक मजबूत पहल की है, 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात, लड़की लड़ सकती है बोल करके एक तरह से उन्होंने एक एंगल ढूंढा है जिसमें जाति पाति, धर्म, वर्ग, वेद सब हट करके एक राह निकले कांग्रेस को पैर पसारने के लिए। ये वो कोशिश करती दिख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी
बीजेपी को हराने वाला जो पॉलिटिक्स है, वो उसके केंद्र में समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर रही है। स्पष्ट है, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। यहाँ पर बीएसपी भी है जो कि त्रिकोणात्मक बनाती है, और कांग्रेस भी है जो चतुष्कोणीय बनाती है। कुल मिला के 4 धड़े पर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स है, लेकिन बीएसपी का झुकाव भी स्पष्ट है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे से सहयोग की संभावना स्पष्ट है। तो यहाँ पोलराइजेशन 2 भागों में बटा हुआ है। तो जो निर्णय ममता बनर्जी ले लेती है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को उनका समर्थन देने की संभावना ज्यादा दिख रही है, उस तरह का निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती। ये निर्णय कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में प्रैक्टिकली लेकर के दिखा दिया, लड़े भी और ममता बनर्जी को सपोर्ट भी किया। पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो नेतृत्व करने की संभावना है, उस पर असर पड़ेगा। तो वो फील्ड नहीं छोड़ सकती, वो फील्ड में है, और इस नारे के साथ है। उत्तर प्रदेश, जो हमने बताया, उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों के तौर पर हम कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि जो 6% का वोट था वो 12%, 15% तक कांग्रेस को मिल सकता है, उनकी सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। और इतना भी होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति है, उसको उस ओर जाने की दिशा में बढ़ती हुई दिखेगी। अब एक और बात है उत्तर प्रदेश से थोड़ा हट करके, जैसे पश्चिम बंगाल तो एक प्रदेश है, अरे पश्चिम बंगाल से बड़ा प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, ऐसे पंजाब, इन सब जगहों पर कांग्रेस का शासन है। मध्य प्रदेश हाथ से छीना है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टियां नहीं है। तो कर्नाटक भी आप देख सकते हैं, वहां भी कांग्रेस बहुत मजबूत रही है। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि एक स्टेट में ममता बनर्जी बीजेपी को हरा देती है, तो उनके लिए पूरे देश में नेतृत्व करने का मार्ग खुल जाता है उनकी नजर में। तो कांग्रेस की ओर से ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता है कि कांग्रेस के पास तो ऐसे कई एक प्रदेश है। कांग्रेस मुक्त नारा देने वाले लोग तो अब पीछे हट गए। संघ बोलने लगा कि नहीं, कांग्रेस मुक्त नारा भारत सही नहीं नारा है, इससे परहेज करना चाहिए। आज आप देखेंगे बीजेपी के नेता कांग्रेस मुक्त का नारा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो ये नारा उनको उल्टा पड़ा, या ये समझते हैं कि उल्टा पड़ेगा, ये स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस उस वजूद को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कभी भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मार्ग में बाधा बन करके अब भी खड़ी नहीं है। आप उसके नैरेटिव में देख लीजिए, नारों के रूप में या जनता के बीच में जिस रूप में जा रहे हैं, कहीं भी अखिलेश यादव के खिलाफ में कोई वो बड़ा नारा देती नहीं दिख रही, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ भी इनको चुनाव लड़ना है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है, फिर भी यूपीए के खिलाफ में और कांग्रेस के खिलाफ में नारा देती हुई दिख रही। मैं यही बात कह रहा हूं कि पहले भी हमने कहा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा लेकर के गैर बीजेपी पार्टियां नहीं चल सकती हैं। कोई नहीं चल रहा है सिवाय ममता बनर्जी की। ये राजनीतिक भूल है, ये उनको करेक्शन करना पड़ेगा अपने एक्शन में। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो सपना कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर कांग्रेस का विकल्प बन सकती हैं, कांग्रेस को तोड़कर बन सकती हैं, ये हो नहीं सकता। फिलहाल अभी तो कुछ साल की राजनीति में नहीं दिखता कि हो सकता है। हाँ, बीजेपी के लोग अगर आपके पास टूट करके आते हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने हुआ भी है, बहुत सारे एमएलए लौट करके आए, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से ये मैसेज गया कि बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस ने कमजोर किया। तो ये इसी वजह से तो उम्मीद बनी थी कि आप बीजेपी जैसी संसाधन वाली पार्टी को, पूरा जोर लगा देने वाली पार्टी को न सिर्फ हराती हैं, बल्कि तो चुनाव के बाद भी तो आप उनको तोड़ के अपने से जोड़ लेती हैं। तो यही करिश्मा आप राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा सकती हैं। लेकिन ये करिश्मा दिखाने के बजाय आप कांग्रेस को तोड़ने का अगर की राह पर चल पड़ी, तो वो उम्मीद खत्म हो जाती है, खत्म होने लगती है। वो पूरा जो नैरेटिव सेट हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, अपने आप किसी ने सेट किया नहीं था, तो वो नैरेटिव उसी तरीके से अपने आप
ये टूटता हुआ भी नजर आने लगता है। ये है उत्तर प्रदेश से भी जोड़ करके हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का स्टेक नहीं है। हम एक और बात मुझे इस चर्चा के दौरान याद आ रही थी, जब ये बात आई कि बिहार में जैसे कि तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को तृणमूल कांग्रेस साथ ले सकती, ठीक है, तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल को तृणमूल कांग्रेस साथ ले सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बिहार में है क्या? क्या जब तक म्यूचुअल सहयोग नहीं होगा राजनीति टिकती है क्या? कांग्रेस है बिहार में, इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तृणमूल नहीं है बिहार में, इसलिए एक तरफा नहीं होगा कि तेजस्वी आपको उनको समर्थन दे देंगे या उनके साथ चले जाएंगे। न तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चुंबक है कि तेजस्वी यादव जाकर के उनसे जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, या अखिलेश यादव जाके उनसे जुड़ जाएंगे। यही महत्वाकांक्षा तो अखिलेश यादव जी में भी होगी कि उनके साथ आकर के दूसरे जुड़ जाएं, तेजस्वी में भी हो सकती है। ये चीजें जब तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा चुंबक जिसके साथ जुड़ करके एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं बनता है। पहले के दौर में बने थे, जबकि मान लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से टूट करके उन्होंने राजनीति की थी, तो वो एक चुंबक बने थे कि जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेस के बीच में एक दूरी बने और उनके इर्द गिर्द बना। तो वैसा आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन या कोई और आंदोलन खड़ा करके आप जब तक अपने आप को बड़ा चुंबक नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे दल आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे मान लेंगे? प्लेटफॉर्म बनाने की भी हैसियत जो है होनी चाहिए, वो हैसियत भी अभी नहीं दिख रही है ममता बनर्जी में कि वो प्लेटफॉर्म बना सके। किस आधार पर? क्या आंदोलन किया आपने? क्या नारा दिया आपने? क्या करप्शन के खिलाफ कुछ किया आपने? आप करप्शन के खिलाफ बोल नहीं पाती है, क्योंकि आप एक बार करप्शन के खिलाफ ममता बनर्जी बोल करके देखें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 भ्रष्टाचार के मामले गिनाने को तैयार है और दूसरे विपक्षी दल। जिस नेता में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मादा नहीं होगा, वो देश का नेतृत्व कैसे करेगा? दो टूक सवाल है मेरा राजीव रंजन जी, दो टूक सवाल है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलकर दिखाए ना, तब तो राजनीति कर पाएंगे। जी बिल्कुल, सवाल वाजिब है और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर आप याद कीजिए कि 2014 में यूपीए की सरकार चली गई थी और बीजेपी की सरकार आई थी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जो चाहत थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें वो कितना सफल हुए, जो वादा किए थे वो सामने नजर आ रहा है। खैर, और बार बार लेकिन बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार कहें तो ये दावा करती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? ये सवाल हम और आप नहीं, ये तमाम लोग, जो जनता हमें देख रही है, सुन रही है, जो दर्शक हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सवाल का जवाब आपके पास है। भ्रष्टाचार कतई खत्म नहीं हुआ है, न कभी खत्म होगा। लेकिन हाँ, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी वो सामने आ सकती है बहुत मजबूती के साथ। एक बहुत बड़ा जो ये मुद्दा है अन्ना आंदोलन से तैयार हुआ था, आप याद कीजिए, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद भारत में राजनीतिक जो धारा है राजनीति की वो बदल गई थी और अन्ना आंदोलन, और वहीं से एक पार्टी का जन्म हुआ था, उसका नाम आम आदमी पार्टी है। खैर, बढ़े आगे। सुरेंद्र दुबे जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं और वहां से जो तार है वो जोड़ रहे हैं हम केंद्रीय राजनीति में भी, सेंट्रल राजनीति में, और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस भी हमारे केंद्र बिंदु में है। कांग्रेस की बात, प्रियंका गांधी को हम देख रहे हैं काफी मजबूती के साथ लखीमपुर खीरी से लेकर के अब तक डटी हुई हैं, और लेकिन उनके ऊपर ये इल्जाम, ये तोहमत लगाए जाते हैं कि पर्यटन के लिए आती हैं। एक जो नैरेटिव सेट किया गया राहुल गांधी को लेकर के, वो पप्पू हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आती चीजें, और उसी ढंग से प्रियंका गांधी के लिए एक नैरेटिव सेट किया गया उत्तर प्रदेश में कि ये पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में आती हैं। लेकिन और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे दिखाई देती है कि एक मीडिया मैनेजमेंट, खबरों का को जिस प्रकार फ्लोट करना, ये इसमें भी कांग्रेस कमजोर है। और कांग्रेस कहां कहां कमजोर है अभी आप भी बता ही रहे थे, तमाम साथी बता रहे थे। यहां समझना यह चाहता हूं, जो सवाल प्रेम कुमार जी के साथ में था वही सवाल उन्हीं सवालों के साथ में, कि अब जो 4 पार्टियां यहां मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें बीजेपी ऑफ कोर्स है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दे रही है, यह भी दिख रहा है, कांग्रेस है और बसपा है।
अभी तक दो पार्टियों की बात हो रही थी, लेकिन इन चार पार्टियों के बीच में अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि दो पार्टियों की बात मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, और बसपा को लेकर के हमेशा ये कहा जा रहा था कि और ये भी नैरेटिव सेट हो गया है कि बसपा तो बी टीम की तरह काम कर रही है, बीजेपी की चुप है, मायावती जी कुछ बोलती नहीं है, और बहुत ही कमजोर है कांग्रेस, ये भी आज से 3 महीना पहले कहा जाता था। लेकिन एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी गांधी नेहरू परिवार की एक नेत्री के हाथ में, एक प्रियंका गांधी के हाथ में है, और इस जिम्मेदारी के बाद दो बातें यहां, एक जो सवाल एक ये भी आता है कि चुनाव होने के बाद और कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं करती है, तब प्रियंका गांधी के कद को कहां देखा जाएगा? और कांग्रेस बहुत अच्छा कर लेती है, वो तो कद है ही एक। ये दूसरी बात, क्या तब प्रियंका गांधी का कद भी राहुल गांधी की तरह हो जाएगा? राहुल गांधी की तरह ही लोग करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे? थोड़ा फोर्स ही करते हुए मैं आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इस पर आपसे भी मैं चाहूंगा आप चर्चा करें। और इससे पहले जो सवाल मैं कर रहा था कि क्या अब जो चार पार्टियां हैं, चारों पार्टियां प्रमुखता के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, और इसका असर वहां के जो वोटर्स हैं उस पर क्या पड़ने वाला, क्या पड़ सकता है? सुरेंद्र दुबे जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अमलेंदु उपाध्याय जी जरा आपके पास आना चाहूंगा इन्हीं सवालों के साथ। आप तब तक सुरेंद्र दुबे जी कनेक्ट होते हैं, उनसे भी इन सवालों को लेंगे। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात ये है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अच्छा तो करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा करने जा रही है, और प्रियंका गांधी मेहनत भी बहुत कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस की कमजोरी असली है उसकी तो हम लोग पहले भी कई बार इस पर ध्यान दे चुके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर ये कि संगठन के स्तर पे काम तो किया है कांग्रेस ने, अपना मजबूत करने का काम किया है, जैसे कराया, फिर उन कार्यकर्ताओं की आवाज भी कट रही है, बीच में ड्रॉप हो रहे हैं अमलेंदु जी। अमलेंदु जी आवाज जी, उनसे उनका संपर्क हुआ, लगातार संबोधन किया उन्होंने, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस करवट पे बैठी हुई है जिस पे, तो उस समय कांग्रेस के साथ अगर कोई जाति या कोई धर्म, इस तरह की चीज अगर कोई वोट बैंक खासतौर से नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है और प्रियंका गांधी उस राजनीति से बाहर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उसमें अगर मैं कहता हूं 5% है। जी की आवाज बार बार कट रही है, प्रियंका गांधी सफल होंगी या विफल होंगी ये तो अमलेंदु जी की आवाज बार बार कट रही है, थोड़ा सा ठीक कीजिए। लेकिन समय भी खत्म हो चुका है और जल्दी से फटाफट चाहूंगा जयशंकर जी थोड़ा इस पे आप अपना विश्लेषण दें, विश्लेषण करें कि आखिर जो सवाल अभी कर रहा था आप सुने होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस को, कांग्रेस की रणनीतियों को, और साथ साथ जयशंकर जी आने वाले समय में आफ्टर इलेक्शन क्या कुछ, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन की बात ही हो रही, जब ममता बनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो आफ्टर इलेक्शन साफ साफ वहां पे आ रहा है, 2024 की बात ममता बनर्जी के साथ हो रही है। तो अब उत्तर प्रदेश से क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी भी जो स्थिति है वो यही है कि मुख्य संघर्ष जो है, चुनावी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होते दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी भी तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई को लड़ रहे हैं लोग। प्रियंका गांधी की, प्रियंका वाड्रा कहें, गांधी कहें, जो भी है, प्रियंका की सभाओं में भीड़ तो उमड़ रही है, काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव भीड़ है, और जिस तरह से वो आम लोगों के बीच में घुल मिल जाती हैं, महिलाओं को गले लगाती हैं या मिल जाती हैं, दलित लोगों की बस्तियों में चली जाती हैं, तो उससे एक आकर्षण तो बन रहा है, उनके प्रति एक आकर्षण तो बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन वही है कि वो आकर्षण चुनाव में लोगों को ईवीएम तक पहुंचाने और कांग्रेस के बटन को, हाथ छाप को, बटन को दबाने के लिए भी प्रेरित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। उसके लिए वही, एक तो संगठनात्मक आपके पास कोई ढांचा नहीं है और उस ढंग से कोई जनाधार नहीं है। जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा दांव खेला है
ये 40% का लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन मुश्किल है ना, मुश्किल यह है कि कांग्रेस किसी एक राज्य की पार्टी तो है नहीं, उत्तर प्रदेश की अकेली पार्टी तो है नहीं कि वहां आपने नारा लगा दिया चल चल जाएगा। लोग पूछेंगे ना कि भाई आपने राजस्थान में क्या किया, राजस्थान में क्यों नहीं 40% दे दिया, आपने टिकट दे दिया होता, पार्टी में पद दे दिए होते, और यूपी में ही पद दे दिए होते, जो यूपीसीसी आपने बनाया है उसी में 40% महिलाओं को आप दे दिए होते। छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, तो इन राज्यों में कम से कम कांग्रेस को एक वैकल्पिक, देखिए मुश्किल क्या है, भाजपा से लड़ने के नाम पे जो राजनीतिक दल हमारे सामने दिखते हैं वो भाजपा के खिलाफ वैकल्पिक नीतियां, वैकल्पिक कार्यक्रमों पे आधारित सरकार नहीं दे पा रहे हैं। ममता बनर्जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की किसी और राज्य की सरकार कर रही होगी या कांग्रेस की सरकार, पर सभी सरकारों का ताना बाना लगभग सरकार चलाने का एक ही जैसा हो जाता है ना। कोई सेकुलर कैंडिडेट से लगा लेगा, कोई कम्युनल अपना करेगा, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन सरकारों को चलाने का जो नौकरशाही पे आश्रित सरकारें चल रही हैं उनमें कहीं कोई बदलाव होता नहीं है। आपकी पार्टी की नीति और कार्यक्रम कुछ भी हो, उस पर अमल हो नहीं पाता है। तो इसको इंश्योर तो करना पड़ेगा। अब लोग पूछ देंगे कल को प्रियंका जी से कि भाई ठीक है आप 40% की बात कर रही हैं, तो आपने पंजाब में क्यों नहीं दिलवा दिया है? खाली उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं हो सकता है, पंजाब में जो चुनाव होगा तो उसमें भी आप क्या 40% महिलाओं को टिकट देंगी क्या? ये बात तो आएगी सामने। या फिर गोवा में होगा, मणिपुर में होगा, उत्तराखंड में होगा। तो मुश्किल है कि कांग्रेस के लोग जब भी कोई बात करते हैं तो तात्कालिक ढंग से कुछ भी एक चला देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उसके आगे और पीछे की बातें क्या क्या हो सकती है। तो एक तो मुख्य रूप से ये है, और दूसरा यही है कि देखिए भीड़ तो अखिलेश यादव की सभाओं में गजब का हो रहा है। रात के 2-2 बजे, 12-12 बजे लोग रेस्पॉन्सिव क्राउड सड़कों पे जमा हो जाता है उनका विजय रथ देखने के लिए। लेकिन सरजमीन पर देखें आप, जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो भाजपा के लोग भी चुप नहीं बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े ढंग से कर रहे हैं। उनका जो कनफुकुआ तंत्र है, उनका जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है, वो बड़े कायदे से काम कर रहा है, लग गया है। वो बता रहे हैं जिस तरह से लोगों को लुभाने के लिए कि साहब वो मुफ्त अनाज जो सरकार दे रही है या मुफ्त आवास की जो सुविधाएं दी है और खासतौर से निचले तबके के लोगों को दी है, तो इसका एक लिस्ट बना करके उनसे एक एक करके संपर्क कर रहा है भाजपा के नेता कार्यकर्ता, उनसे एक एक लोगों से संपर्क करेंगे, भाई आपको मुफ्त आवास मिल गया कि नहीं, आपको अनाज मिल रहा कि नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, योगी जी फिर से आएंगे तो फिर और कुछ देंगे। लेकिन ये विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बता पा रहा है कि साहब ये मार्च तक का ही है मुफ्त अनाज वाली योजना, वो भी सिर्फ चुनाव है उत्तर प्रदेश में इसलिए मार्च तक के लिए कर दिया, उसके बाद ये ठन गोपाल हो जाएगा। सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। लेकिन विपक्ष के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी उस ढंग से नहीं है। उनके पास वही अपना समीकरण जोड़ते रहते हैं लोग कि भाई यादव इतना हो जाएंगे, मुसलमान इतना हो जाएंगे, कुछ दलितों का हिस्सा आ जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। अब अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया एक समीकरण बना लिया है, छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ लिया है, जयंत चौधरी है, ओम प्रकाश राजभर है, महान दल के लोग हैं, इधर चंद्रशेखर की पार्टी जो रावण वाली पार्टी है वो लोग भी इनके साथ आ रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कई जो युवा नेता है वो वापस लौट के बीएसपी की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस तरह का घालमेल तो अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यही है कि अभी भी जो मुख्य चुनावी संघर्ष है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है। और अगर समाजवादी पार्टी के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, देखिए इसी तरह का क्राउड हमने बिहार में भी देखा था तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में इसी तरह का क्राउड, इसी तरह का हुजूम दिखाई देता था। और लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ कुछ सीटें 1500 वोटों के या 100-200 वोटों के अंतर से ही लोग हार गए। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ और जमीनी स्तर पे उस ढंग से लड़ने का मादा बना करके अगर चुनाव लड़ते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि देखिए नाराजगी तो उत्तर प्रदेश में है योगी सरकार के खिलाफ। मैं बता रहा हूं आपसे, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था अभी पिछले दिनों, मतलब आजमगढ़, मऊ, बलिया के इलाके जो थे, कहीं भी हमको सड़क ऐसी नहीं दिखी जिसे हम गड्ढा मुक्त सड़क कह सकते हैं। मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी कि कहाँ गड्ढा है कहाँ सड़क है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन अब अखबारों में विज्ञापन है, जम करके विज्ञापन गड्ढा मुक्त करके हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। अभी तक वो एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बना नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अभी तक उस पर हम जब गए थे पिछले दिनों सुल्तानपुर गए थे तो हमको लगा कि शायद हो सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही जाने को मिल जाएगा, लेकिन कोई गाड़ी उधर से गई नहीं, उसी पुराने रास्ते से गए और बहुत लंबा रास्ता तय किया। तो इस तरह की बातें जो है अखबारों में, विज्ञापनों में, भाषणों में, बयानों में, इस सब में तो आ रही हैं,
लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कोई काउंटर स्ट्रेटजी जो हो कि लेकर के बताएं कि भाई आपने ये कहा था और आपका जमीनी सच ये है। तो इसको देखते हुए प्रियंका गांधी की कोशिश रंग ला सकती हैं, कुछ मतों का प्रतिशत बढ़ सकता है। और डिपेंड यही करेगा कि अगर मान लीजिए जैसा वो बता रहे थे हमारे प्रेम कुमार कि 6% से 12% भी हो सकता है, तो 12% होगा तो 6% अतिरिक्त वोट किसका होगा, किस खेमे का होगा? कुछ ब्राह्मण लोग टूट रहे हैं बीजेपी से, अगर वो है तो फिर बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। कुछ दलित लोगों में से जो वाल्मीकि या और समाज के लोग हैं वो अगर आ रहे हैं प्रियंका गांधी के नाम पर, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन कुछ अकलियत के वोट भी अगर उनको मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान या खामियाजा समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह की बातें हैं राजीव जी, अभी चलेंगी ये। और एक चीज जो बीच में बात आ रही थी प्रशांत किशोर के बारे में, वो बेचैनी आत्मा है, उनका क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो ये लोग तय नहीं कर पा रहे। वो खुद भी हमको लगता है कि नहीं सोच पा रहे हैं। अब जनता दल का उपाध्यक्ष बना दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन उनकी उम्मीद थी शायद कि वो राज्यसभा में जाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई राजनीति करेंगे, वो हो नहीं पाया। और ये जो कहा जाता है कि साहब वो चाणक्य हैं और उन्होंने जिताया चुनाव, नरेंद्र मोदी को जिताया चुनाव, नीतीश कुमार को जिताया चुनाव, जगन मोहन रेड्डी को जिताया चुनाव, या फिर अमरिंदर सिंह को जिताया चुनाव और ममता बनर्जी को चुनाव जिताया। तो इन राज्यों में जयशंकर गुप्त भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस जीत के आ रही है पंजाब में, नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी आ रही है बिहार में, ममता आ रही है पश्चिम बंगाल में। राजीव रंजन श्रीवास्तव भी यही कह रहे थे, हमारे चैनल भी यही कह रहा था, हमारे जो पोल्स थे वो भी यही कह रहे थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर प्रशांत किशोर की रणनीति वहां नहीं होती तो भी यही होता। अगर प्रशांत किशोर ने खाट पर चर्चा करके उत्तर प्रदेश के जो दो लड़के थे उनको अगर आप बहुमत के करीब पहुंचा लिए होते या कुछ आगे का काम कर लिए होते तो बात समझ में आती। जहां खुद जीतने की स्थिति में है तो वहां सजनी हम हो राजकुमार, तो वो वाली बात है कि हमने हमारे करने से ऐसा हो गया, हमने ऐसा किया तो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी जो समझ से आता है वो एक वही पॉलिटिकल ब्रोकर टाइप के आदमी हैं। एक साथ वो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस ढंग से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कन्हैया कुमार को शामिल करो, उनको शामिल करो। कन्हैया कुमार आज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? उत्तराखंड में कहीं दिखाई दे रहे हैं? पंजाब में कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? कहाँ है ये लोग? तो राहुल गांधी प्रशांत किशोर से राय ले रहे थे, मशविरा कर रहे थे, और वही प्रशांत किशोर दूसरी तरफ उनकी जड़ काटने में लगे हुए थे कि वो गोवा वाले लुजियाना फलेरियो को मिलवा रहे थे ममता बनर्जी से, मुकुल संगमा का संपर्क सधवा रहे थे ममता बनर्जी से। तो अगर कांग्रेस का नेतृत्व ये भी नहीं समझ पा रहा है कि जिससे हम रणनीति लेने की बात, जिससे हम गाइडेंस लेने की बात कर रहे हैं, और वो आदमी हमारी जड़ें खोद रहा है, तो ऐसे नेतृत्व तो सलाम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं राजीव जी। लेकिन यही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश के मुस्तकबिल को तय करेगा। 2022-2024 के राजनीतिक परिदृश्य का एक तरह से वो झांकी होगा जी। बिल्कुल, आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर कौन कितनी मजबूती के साथ लड़ रहा है और कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। ये देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इस वक्त तमाम पार्टियां, चारों पार्टियां, खासकर मतलब बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये चारों पार्टियां जो है मजबूती के साथ लड़ रही हैं और साथ में कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। क्या छोटे दलों के गठबंधन का फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास साथी मौजूद रहे इस चर्चा में। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ जयशंकर जी जुड़े रहे, और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े रहे। आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में बने रहे, जुड़े रहे, अपने विचारों से आपने अवगत कराया। और हमारे साथ तमाम दूसरे साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, ये भी लगातार बने हुए हैं और अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं। और बहुत ही एक मजेदार बात यह है कि हमारे तमाम साथी जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, और कई बार तो मुझे लगता है कि जो बातें ये लिखते हैं वो बात हम यहाँ 4 विश्लेषक मिलकर के, पत्रकार मिलकर के नहीं सोच सकते जितनी बातें आप लोग लिख डालते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कई बार आप लोग लिख जाते हैं।
और इसलिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं बार बार कि आप जोड़िए और हमारे इस कार्यक्रम को तमाम दूसरे लोगों तक पहुंचाइए भी, ताकि हम इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए पहुंचा पाएं। अपनी बातों को, आप अपनी बातों को रखें, ये अच्छा लगता है। रफीक पूनावाला हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़े रहे, सबको देखा बार बार, अब की बार कांग्रेस सरकार लिख रहे हैं प्रमोद तिवारी। फिर कमल सिंह लिख रहे हैं पीके हैज ओनली वन क्वालिटी ऑफ बाय बॉर्न पांडे। और उसके अलावा रिजाउल हक हमारे साथ में ओल्ड इज गोल्ड कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन शाह भी हैं, हाय लिख रहे हैं। कमिल शेख भी हैं। कुलविंदर संधू हमारे साथ में हैं, जो कह रहे हैं कांग्रेस को दूसरे स्टेट्स में भी 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए। कुलविंदर जी सही बात कह रहे हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर के आना चाहिए ताकि कांग्रेस मजबूत हो। कुंदन प्राइम टाइम 2 लिख रहे हैं कि राजीव सर जी, प्रशांत किशोर कुछ बड़ा पद पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सोच रहे हैं कि हमारी मांगे कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मानी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कमजोर बताने में लगे हैं। सैयद जाफर भी हमारे साथ में हैं, गुड लिख रहे हैं। प्रवीण पटेल हैं, विदाउट कांग्रेस बीजेपी विल नॉट बी डिफीटेड लिख रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी पहले भी भाजपा के साथ मिलकर केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, अब फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं। कल्पेश गोहिल लिख रहे हैं, टॉप कांग्रेस जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। हरिओम लिख रहे हैं, राजीव जी पीके बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस की जड़ खोद रहा है, वेरी यूजफुल डिबेट है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट कहता हूं हरिओम भाई, आप जुड़े हमारे साथ। प्रवीण पटेल भी हैं और कुंदन भी हमारे साथ जुड़े रहे। FF अख्तर, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जीतने हैं ही चाहे जीतेगी भी, ममता बनर्जी आजकल की पार्टी हैं। आबिद खान भी हैं, आबिद खान एम इज राजीव जी शो को हमेशा चलाइए लिख रहे हैं। शो अब 24 घंटे तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन हाँ धीरे धीरे समय हम जरूर बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल सही है। अयूब अली हैं, फैयान शेख हमारे साथ बने हुए हैं और सुमा मैथ्यू हैं जो कहते हैं जय कांग्रेस जय राहुल जय प्रियंका से सेव इंडिया फ्रॉम बीजेपी एंड आरएसएस। आरिफ अंसारी भी हैं, सोनू मोर भी हमारे साथ में हैं। आनंग सीपी जेना हैं जो कह रहे हैं वी आर इंडियन। और कमिल शेख गुड लिख रहे हैं। विमल राय कांग्रेस इज गुड लिख रहे हैं। राजेश मिस्त्री भी हैं, कांग्रेस इज ओनली ऑप्शन लिख रहे हैं। संजय यादव, नवजोत सिद्धू को हटाया कांग्रेस की। हरिशंकर भी एसपी लिख रहे हैं। इकबाल खान लिख रहे हैं कि पीके को पहले बीजेपी ने स्टैब्लिश किया और उसको पॉपुलर किया, अपोजिशन को कंफ्यूज करके सभी पार्टियों को वाट लगाने के लिए कांग्रेस मुक्त एजेंडा पर काम कर रहे हैं। सभी पार्टियां जितनी जल्दी उस एजेंडे को समझ लें। प्रशांत किशोर किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये लिख रहे हैं इकबाल खान जी। अब्दुल जब्बार भी हैं, जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि वैसे ममता बनर्जी कांग्रेस में भी रह चुकी हैं और बीजेपी में भी उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। और उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी राजनीति जो है बिल्कुल अलग है और ये बात समझनी होगी लोगों को। फिर राजा अली भी हैं, सर आज का जो चर्चा था वो मीडिया वाले क्यों नहीं करते, यही तो बात है। हाँ लेकिन चलिए कोई तो कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बाकी रहने दीजिए। पांडे जी भी हैं, 1974 ओनली कांग्रेस लिख रहे हैं। कमिल भी हैं, फिर मुरारी पाठक भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। अनीस एपी भी हमारे साथ में है, 2024 में कांग्रेस जीतेगी लिख रहे हैं। विवेक पटनायक गुड डिबेट लिख रहे हैं। कुंदन प्राइम टाइम 2 लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बिना देश में गरीब जनता को जीना मुश्किल हो जाएगा। इकबाल लिख रहे हैं पीके को पहले बीजेपी ने एस्टेब्लिश किया, ये बात हमने अभी रखी उनकी बात। कुलविंदर संधू लिख रहे हैं कि ममता पहले भी बीजेपी सरकार में सेंटर मिनिस्टर रह चुकी हैं, अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकती हैं लिख रहे हैं। और फिर WWC क्रिकेट गेम लिख रहे हैं, पीके ने पंजाब में सरकार बनाई थी। और फिर ट्रूथ एंड फेयर सबको देखा बारी बारी, अब की बार प्रियंका की पारी लिख रहे हैं। अनंग सीपी जेना भी हैं। लॉन्ग लाइव लिख रहे हैं, डीबी लाइव। क्यूट फ्रेंड लिख रहे हैं, कांग्रेस इज गुड इनफ टू कॉप अप विथ
ऑल द ऑब्स्टेकल्स। और फिर असलम चिश्ती, आउट ऑफ बंगाल टीएमसी विल बी जीरो इन अदर स्टेट्स। बनवारी मीना, जब से क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, लोग जाति धर्म में तभी से आ गए हैं, राक्षसों की पार्टी मजबूत हुई है और तभी निम्न जाति के लोग परेशान कह रहे हैं। ये बात जय भारत लिख रहे हैं बनवारी मीना। जहान आलम बरभुइया हैं, जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। महेंद्र सलवी भी हमारे साथ में हैं। सोनू मोर हैं, रीजनल पार्टी को साथ लो लिख रहे हैं। राजा अली हैं और तमाम फिर रिजाउल हक भी हमारे साथ में हैं। यूपी में क्या कांग्रेस भारत में 2026 एमपी इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ये पूछ रहे हैं रिजाउल हक जी। और फैजलुल करीम लिख रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ भक्तों के लिए पप्पू हैं। और शमरूल शेख हैं जो यूपी में अब की बार प्रियंका सरकार लिख रहे हैं। और अनंग सीपी जेना लिख रहे हैं डिजिटल मीडिया जिंदाबाद। और कमिल शेख, विपुल नाथ और असलम चिश्ती गुड नाइट। लियाकत हुसैन, आने वाला समय कांग्रेस का ही है। सीडी म्यूजिक, देश का विकल्प राहुल गांधी, ये लिख रहे हैं। और सुल्तान नजमुल इस्लाम, जहान आलम बरभुइया गुड नाइट लिख रहे हैं। और नंदकिशोर सिरपुरकर लिख रहे हैं जयशंकर राइट, प्रशांत प्यासी आत्मा हैं। और क्यूट फ्रेंड भी। और आरिफ अंसारी, इकबाल खान, तमाम साथी, सैयद जाफर, तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए और नमस्कार कहता हूं। कल शाम फिर मिलेंगे, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।